नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, एक नए विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करूंगा भारतीय प्रशासन के परिवेश या पारिस्थितिकी के बारे में, यानी इकोलॉजी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, परिवेश या पारिस्थितिकी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमारे जीवन का विकास, हमारी पहचान परिवेश के आधार पर ही तय होती है। यूँ कहें तो हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास परिवेश के आधार पर ही होता है। हम परिवेश के प्रभाव से बाहर नहीं हो सकते या परिवेश के प्रभाव से बच नहीं सकते। तो परिवेश क्या है? हम जिस परिवेश की बात करते हैं, परिवेश क्या है? तो परिवेश का तात्पर्य एक ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं वायुमंडलीय वातावरण से है जिससे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, जो हमारे अस्तित्व को, हमारी क्षमता को और हमारी पहचान को निर्धारित करता है। तो परिवेश सामान्य रूप से हमारे चारों ओर पाई जाने वाली वो सभी परिस्थितियां जो जैविक हैं, अजैविक हैं, प्राकृतिक हैं या मानव निर्मित हैं, उनसे बना हुआ एक जो वातावरण है उसे हम परिवेश कहते हैं। और परिवेश सामान्य रूप से दो प्रकार का हो सकता है। एक तो मानवीय परिवेश यानी ह्यूमन इकोलॉजी, और दूसरा भौतिक पर्यावरण यानी फिजिकल इकोलॉजी। भौतिक पर्यावरण या भौतिक परिवेश या भौतिक पारिस्थितिकी यानी इसे हम फिजिकल इकोलॉजी कहते हैं। तो मानवीय परिवेश में हम उन तत्वों को शामिल करते हैं जो मानव निर्मित होती हैं, जैसे मानव व्यवहार, विश्वास, अभिवृत्तियाँ, उसकी विचारधाराएं, उसके द्वारा किए गए कार्य, ये सब मानवीय परिवेश यानी ह्यूमन इकोलॉजी में आती हैं। लेकिन फिजिकल इकोलॉजी यानी भौतिक पर्यावरण में या भौतिक परिवेश में वो सारे तत्व आते हैं, वो सारे लक्षण आते हैं, वो सारी विशेषताएं आती हैं जो मानव निर्मित नहीं होते, जैसे जलवायु, भौगोलिक स्थिति या प्राकृतिक आपदाएं। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो भौतिक परिवेश में आते हैं। और लोक प्रशासन ऐसा विज्ञान है, लोक प्रशासन एक ऐसा अनुशासन है, एक ऐसा विषय है जो सामाजिक विज्ञान है, जिसका उद्देश्य लोक नीतियों को लागू करके लोक कल्याण करना होता है। तो लोक प्रशासन समाज का अभिन्न अंग होता है। लोक प्रशासन का अस्तित्व समाज के बाहर नहीं होता। और लोक प्रशासन और समाज के बीच में निरंतर अंतःक्रियाएं होती रहती हैं। लोक प्रशासन और समाज दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। अर्थात जिस प्रकार से एक वृक्ष का विकास परिवेश से प्रभावित होकर के होता है, ठीक उसी प्रकार से लोक प्रशासन का विकास, उसकी क्षमता का विकास भी पारिस्थितिकी या परिवेश के आधार पर होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उस इकोलॉजी, उस परिवेश, उस पारिस्थितिकी का अध्ययन करें जिससे लोक प्रशासन प्रभावित होता है, जो लोक प्रशासन को प्रभावित करता है। इसलिए लोक प्रशासन के क्षेत्र में पारिस्थितिकी उपागम का प्रयोग किया गया, यह समझने के लिए या इसकी व्याख्या करने के लिए कि किस प्रकार से परिवेश या पारिस्थितिकी लोक प्रशासन को, उसके कार्यों को, उसकी क्षमता को प्रभावित करता है। साथियों, जब हम लोक प्रशासन में परिवेश या पारिस्थितिकी की बात करते हैं
तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में परिवेश या पारिस्थितिकी का सबसे पहले प्रयोग J.M. गास ने किया था। उसके बाद रॉबर्ट डाहल ने किया, फिर रॉबर्ट के मर्टन ने किया और उसके बाद फ्रेडरिक्स ने किया। वास्तव में फ्रेडरिक्स एक ऐसा विचारक था जिसने लोक प्रशासन के क्षेत्र में पारिस्थितिकी, उपागम या परिवेश की सबसे विस्तृत व्याख्या की। उसने बताया कि किस प्रकार से सारे प्रशासन अलग अलग हैं। उसको जब हम आपको पारिस्थितिकी उपागम पढ़ाएंगे तब बताएंगे किस प्रकार से फ्रेडरिक्स ने अपने उपागम में परिवेश के आधार पर विभिन्न प्रशासनों की बात की है, विभिन्न प्रकार के प्रशासनों की बात की है। तो जब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी उपागम या परिवेश की, सबसे पहले वर्ष 1947 में J.M. गास ने अपनी पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट रिफ्लेक्शन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा कि जिस प्रकार से पौधों के लिए उर्वरक का महत्व है, वही महत्व प्रशासन के लिए परिवेश का है। उसने लोक प्रशासन के परिवेश में जनता की इच्छाएं, आकांक्षाएं, व्यक्ति के मूल्य, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, सामाजिक संरचना, तमाम प्रकार के संकट, इन सबको शामिल किया। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट डाहल ने कहा कि इस प्रशासन का एक परिवेश होता है और सभी प्रशासनों का परिवेश एक जैसा नहीं होता। अगर हम भारतीय प्रशासन की बात करें, इसका स्वरूप, इसकी भूमिका अलग है। अगर हम पाकिस्तान के लोक प्रशासन की बात करें, उसका परिवेश, उसका स्वरूप अलग है। अगर हम अमेरिका के लोक प्रशासन की बात करें, उसका स्वरूप, उसकी क्षमता अलग है। अगर हम अफगानिस्तान के लोक प्रशासन की बात करें, उसकी क्षमता, उसका स्वरूप अलग है। हम उत्तर कोरिया के प्रशासन की बात करें, हम चीन के प्रशासन की बात करें, उसकी क्षमता, उसका परिवेश अलग है। तो प्रत्येक देश का जो प्रशासन है, जो लोक प्रशासन है, वो अलग अलग क्यों होता है? वो अलग अलग इसीलिए होता है कि उन प्रशासनों का परिवेश अलग अलग है। जिस प्रकार से अलग अलग परिवेश के आधार पर व्यक्ति के शारीरिक विकास या व्यक्ति में अलग अलग क्षमताओं का विकास होता है, व्यक्ति का रंग, व्यक्ति की जो शारीरिक बनावट है अलग अलग होती है, उसी प्रकार से परिवेश भी हमारे जीवन को, लोक प्रशासन को निरंतर प्रभावित करता है। तो रॉबर्ट डाहल ने कहा कि सभी प्रशासनों का परिवेश एक जैसा नहीं होता और परिवेश के आधार पर ही प्रशासनों का विकास होता है। तो हमें लोक प्रशासन को समझने के लिए उसके परिवेश को समझना आवश्यक है। यानी यदि हम किसी देश के प्रशासन को समझना चाहते हैं, उसकी संरचना को समझना चाहते हैं, तो हमें उस देश के परिवेश को भी समझना आवश्यक है। इसीलिए उसने कहा कि हमारा जो अध्ययन है वो अंतः अनुशासनात्मक यानी इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए या परिस्थिति परक होना चाहिए, सिचुएशनल होना चाहिए। और उसके बाद F.W. रिक्स ने अपनी पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहा कि किसी देश के लोक प्रशासन का अध्ययन एवं विश्लेषण वहाँ के परिवेश के संदर्भ में करना चाहिए। उसने इस बात पर बल दिया कि हमें किसी भी देश के लोक प्रशासन का अध्ययन एवं विश्लेषण वहाँ के परिवेश संदर्भ में करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन का विकास, उसका स्वरूप, उसकी भूमिका परिवेश के द्वारा ही तय होती है। तो इस प्रकार हम देखें तो लोक प्रशासन के विकास, उसके स्वरूप, उसकी भूमिका का अध्ययन हमें किसी भी देश के परिवेश के संदर्भ में, इकोलॉजी के संदर्भ में करना चाहिए। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है
भारतीय प्रशासन का परिवेश यानी इकोलॉजी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो भारतीय प्रशासन का परिवेश क्या है, इसको थोड़ा समझिए। लोक प्रशासन एक यंत्र है, एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से लोक कल्याण की या लोक नीतियों को लागू किया जाता है। लोक कल्याण की नीतियों को, लोक कल्याण की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हमारे देश में कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन सी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या विधिक परिस्थितियां हैं जो लोक प्रशासन के कार्य को प्रभावित करती हैं, लोक प्रशासन की भूमिका को प्रभावित करती हैं, उसके स्वरूप को प्रभावित करती हैं। तो यदि हम लोक प्रशासन के परिवेश की बात करें, भारतीय लोक प्रशासन के परिवेश की बात करें, तो इसमें 4 तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन 4 तत्वों के अंतर्गत हम भारतीय प्रशासन के या भारतीय लोक प्रशासन के परिवेश का अध्ययन कर सकते हैं। पहला बिंदु है भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है नियोजन यानी प्लानिंग। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल ऑर्डर। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है भौगोलिक परिवेश या भौतिक परिवेश, जिसको हम फिजिकल इकोलॉजी भी कह सकते हैं, जो भौगोलिक तत्व भी कह सकते हैं। तो इन 4 तत्वों से हमारा लोक प्रशासन या लोक प्रशासन के स्वरूप का निर्धारण होता है। अगर हम सबसे पहले एक एक पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो इस बात की व्याख्या करता है कि शासन का संचालन किस तरह होगा। सभी संविधान इसी बात की व्याख्या करते हैं। संविधान उस स्वरूप को, उस व्यवस्था को तय करते हैं जिसके आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो आपने पढ़ा है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना या भारतीय संविधान की उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका में बहुत सारे तत्व, बहुत सारे लक्ष्य तय किए गए हैं हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, जैसे समाजवाद की स्थापना, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, लोकतांत्रिक मूल्य। ऐसे तमाम लक्ष्य हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की उद्देशिका में रखे थे और ये अपेक्षा की गई थी कि आने वाली सरकारें, आने वाला प्रशासन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो भारतीय संविधान के द्वारा जो उद्देश्य, जो लक्ष्य दिए गए हैं उद्देशिका के माध्यम से, वास्तव में लोक प्रशासन के समक्ष एक ऐसा वातावरण निर्मित करते हैं, ऐसा लक्ष्य तय करते हैं, ऐसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए लोक प्रशासन को कार्य करना होता है। जैसे जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद का मूल मंतव्य क्या है? समाजवाद का मूल मंतव्य यह है कि समाज में जो आर्थिक विषमता है, जो डिस्पैरिटी है, उसको कम से कम किया जाए। यानी लोक प्रशासन का लक्ष्य है समाज में आर्थिक विषमता को कम करना और समाजवाद को स्थापित करना। उसके लिए लोक प्रशासन बहुत सारी पॉलिसीज़ को फार्मुलेट करना पड़ता है, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, यानी उनको निर्मित करना पड़ता है, उनको लागू करना पड़ता है। पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। दोस्तों, पंथ निरपेक्षता एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य है। जैसा कि आप जानते हैं, पंथ निरपेक्ष, हमारा जो राज्य है वो पंथ निरपेक्ष है, वो सेकुलर है। तो राज्य की प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि हमारे देश में रहने वाले सभी वर्गों, सभी धर्मों या सभी पंथों को सुरक्षित रखे और
उनके मानने वालों के पास यह स्वतंत्रता हो कि वो किसी धर्म को माने या ना माने, उसमें किसी व्यक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और यदि बात करें तो लोकतांत्रिक गणराज्य जो एक डेमोक्रेटिक वैल्यू है, जो एक लोकतांत्रिक मूल्य हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को सुरक्षित रखने का भी कार्य का दायित्व लोक प्रशासन का होता है। सामाजिक न्याय प्रदान करना, किसी प्रकार का कोई विभेद ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो चाहे लिंग आधारित हो, वर्ण आधारित हो, जाति आधारित हो या संसाधन आधारित हो, किसी प्रकार का कोई भी विभेद, अन्याय नहीं होना चाहिए। इसको लोक प्रशासन को ध्यान में रखना है और प्रत्येक व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोक प्रशासन के द्वारा प्रदान की जानी है। देश की एकता, अखंडता को सुरक्षित रखना है। तो ये सारे लक्ष्य लोक प्रशासन को ध्यान में रख करके कार्य करना होता है। इन सारे लक्ष्यों को ध्यान में रख करके प्रशासन कार्य करता है। तो जब हम लोक प्रशासन के परिवेश की बात करते हैं, इंडियन इकोलॉजी की बात करते हैं, तो ये सारे लक्ष्य हैं जिनके आधार पर लोक प्रशासन का स्वरूप, उसकी भूमिका तय होता है, उसका महत्व तय होता है। और यदि हम बात करें तो संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें बहुत सारे तत्व हैं। संविधान का मूल ढांचा भी कहीं ना कहीं लोक प्रशासन के कार्यों को, लोक प्रशासन की भूमिका को प्रभावित करता है। लोक प्रशासन संविधान का जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अगेंस्ट कोई भी कार्य नहीं कर सकता। वो चाहे संसदीय शासन व्यवस्था हो, चाहे पंथनिरपेक्ष हो या संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर हो, उनके अगेंस्ट लोक प्रशासन कार्य नहीं कर सकता। हमेशा उन प्राविधानों को सुरक्षित रखते हुए लोक प्रशासन कार्य करता है। और भारतीय संविधान के भाग 4 में जो आदर्श उल्लेखित हैं, जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कहते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, वो सिद्धांत पॉलिसीज भी राज्य या प्रशासन के समक्ष तमाम आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उन आदर्शों को भी लोक प्रशासन को ध्यान रख के भी कार्य करना है। लोक प्रशासन उन आदर्शों को, उन लक्ष्यों को इग्नोर नहीं कर सकता, नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इन तत्वों को, इन सिद्धांतों को इसलिए शामिल किया था कि राज्य या प्रशासन नीतियों का निर्माण करते हुए, लोक कल्याण करते हुए इन तत्वों को लागू करने का प्रयास करेंगे। और यदि हम बात करें तो उसके बाद नियोजन, जो दूसरा पॉइंट है, नियोजन यानी प्लानिंग। साथियों, प्रत्येक समाज में कुछ आर्थिक समस्याएं होती हैं। हर समाज में आर्थिक समस्याएं होती हैं, जैसे आर्थिक विषमता, निधनता, बेरोजगारी, ये समस्याएं होती हैं। और इन समस्याओं को दूर करने का काम लोक प्रशासन का होता है। तो यदि कोई ऐसा समाज है जो पूरी तरीके से विकसित है, जो विकसित समाज जैसे अमेरिकी समाज है, वहाँ का प्रशासन, वहाँ के प्रशासन का स्वरूप, वहाँ के प्रशासन की भूमिका अलग होगी, क्योंकि वहाँ पर पहले से कोई आर्थिक समस्याएं नहीं हैं, आर्थिक विषमता नहीं है। ऐसा नहीं आर्थिक विषमता वहाँ नहीं है। लेकिन अगर हम किसी अल्प विकसित समाज की बात करें, हम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो अमेरिका और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में बड़ा अंतर है। तो जैसे समाज में आर्थिक समस्याएं होती हैं, प्रशासन को वैसा ही कार्य करना पड़ता है। अगर कहीं पर निर्धनता है, बेरोजगारी है या आर्थिक विषमता है, तो ऐसे में लोक प्रशासन को बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना पड़ता है, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, जिससे आर्थिक विषमता को कम से कम किया जा सके, हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसलिए ये भी लोक प्रशासन के समक्ष एक प्रकार का परिवेश होता है, एक प्रकार के परिवेश का निर्माण करता है, जिससे प्रभावित होकर के लोक प्रशासन कार्य करता है। उसके बाद यदि बात करें सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल आर्डर, तो
दोस्तों, सामाजिक व्यवस्था में हम उन सामाजिक समस्याओं की बात करते हैं जैसे अशिक्षा है, विषमता है, अपराध है, भ्रष्टाचार है, उग्रवाद है, सांप्रदायिक विद्वेष है, या तमाम तरह की सामाजिक बुराइयां, सोशल इविल्स हैं। अब समाज में जैसी समस्याएं होंगी, लोक प्रशासन को वैसा ही कार्य करना पड़ेगा, वैसा ही स्वरूप तय करना पड़ेगा, वैसी ही भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। अगर एक ऐसा समाज जहां पर भ्रष्टाचार ज़्यादा है, अन्याय ज़्यादा है, अपराध ज़्यादा है, हिंसा ज़्यादा है, तो लोक प्रशासन को भी एक सशक्त और पावरफुल टूल के रूप में, यंत्र के रूप में कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो पावरफुल, शक्तिशाली यंत्र के रूप में, मैकेनिज्म के रूप में काम नहीं करे, तब तक वो समस्याओं को दूर नहीं कर पाएगा। वहीं एक ऐसा समाज जहां पर सामाजिक समस्या नहीं है, वहां प्रशासन को इतना कार्य करना नहीं पड़ेगा। तो सामाजिक समस्याएं भी एक प्रकार से ऐसे वातावरण निर्माण करती हैं जो लोक प्रशासन के स्वरूप को, उसकी भूमिका को तय करती हैं। जैसे कि समाज में जातिगत संघर्ष है, धार्मिक संघर्ष है, धार्मिक विद्वेष है, चाहे हिंदू मुस्लिम या हिंदू ईसाई, हिंदू क्रिश्चियन, किसी के बीच में संघर्ष हो, वो संघर्ष लोक प्रशासन के कार्य को, उसकी भूमिका को निरंतर प्रभावित करता है। इसके बाद ये देखें हम तो भौगोलिक परिवेश या भौतिक परिवेश, यानी फिजिकल इन्वायरमेंट या फिजिकल इकोलॉजी, इसमें हम देखते हैं तमाम तरह क्लाइमेट एलिमेंट्स या जो नेचुरल डिजास्टर हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे बाढ़ है, सूखा है, चक्रवात है, या अन्य पर्यावरणीय समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी इसमें शामिल करते, क्योंकि ये समस्याएं वास्तव में लोक प्रशासन के स्वरूप को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। एक ऐसा वातावरण तय करती हैं, ऐसे वातावरण का निर्माण करती हैं जो लोक प्रशासन के स्वरूप, उसकी भूमिका को बहुत अधिक हद तक प्रभावित करती हैं। जैसे मान लीजिए किसी राज्य में निरंतर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, ये जापान को ले लीजिए, हमेशा वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे चक्रवात आते रहते हैं, साइक्लोन्स आते रहते हैं, या ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पर हमेशा अर्थक्वेक, भूकंप आते रहते हैं, या हमेशा सूखा पड़ता रहता है। तो प्रशासन को उन समस्याओं से लड़ने के लिए, उन समस्याओं से उनके प्रभाव कम करने के लिए प्रशासन को निरंतर अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। तो जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लें, जो वैश्विक तापन की समस्या है, उसके लिए भी राज्य निरंतर प्रयास करते हैं, प्रशासन निरंतर प्रयास करता है किस प्रकार से हम पर्यावरणीय समस्याओं को या वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करें, किस प्रकार से हम जो हार्मफुल गैसेस, उनके इमिशंस को कम करें, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को हम कम कर सकें, किस प्रकार से हम जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो जंगल की कटाई हो रही है, इसको कम करें, किस प्रकार से हम प्लांटेशन को बढ़ाएं। तो लोक प्रशासन, जैसा कि हमने पहले बताया, लोक प्रशासन हमारे समाज का अभिन्न अंग है। जैसा समाज होगा, जैसी समाज की समस्याएं होंगी, वैसे ही लोक प्रशासन का कार्य, लोक प्रशासन की भूमिका, लोक प्रशासन का स्वरूप निर्मित होगा। तो जब हम बात करते हैं भारतीय प्रशासन का परिवेश या उसकी पारिस्थितिकी, तो ऐसे बहुत सारे तत्व हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट तत्व आपको बताए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं, जो भारतीय प्रशासन के परिवेश को निर्मित करते हैं, एक ऐसा वातावरण का निर्माण करते हैं जिससे हमारा प्रशासन प्रभावित होता है, जिससे हमारे प्रशासन की भूमिका तय होती है, उसका स्वरूप निर्मित होता है या स्वरूप तय होता है, और उन्हीं परिवेश में रहकर प्रशासन कार्य करता है। क्योंकि जो समस्याएं होती हैं, जो चुनौतियां होती हैं, वो लोक प्रशासन को उन चुनौतियों से, उन समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार करता है। तो आशा है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।